हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि अपने इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको लास्ट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दिया था। अब स्टार्ट करते हैं। उसके जो चाचा का लड़का था कौन, फिरोज शाह तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो गद्दी पर बैठेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो समयकाल रहेगा टोटल कौन सा, 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका टोटल समयकाल रखेगा। देखो ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी समय नहीं पूछना है कि इसका कितने समय तक इसका शासन रहा, ये चीज़ नहीं पूछना है। ये आपको केवल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पैड और कॉपी पेन, मतलब नोट पैड और पेन साथ में रखना, तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, है ना। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसको एक आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पेन में नोट कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, एस का शॉर्ट नेम जो है वो ना FST है ना। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। ये एग्जाम में नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। FST मतलब आपको याद रखने के लिए, है ना। देखो क्योंकि सल्तनत काल में बहुत सारे ऐसे नाम है जो अटपटे हैं, थोड़े से याद को होने में तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो आप ऐसे शॉर्टली याद रखोगे कोई भी तो आपको याद जल्दी हो जाना, है ना। तो देखो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 23 मार्च 1351 को क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था। इसका राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली से थोड़ा सा दूर एक स्थान, कौन सा, ठट्टा, है ना। तो वहाँ पे इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। एग्जाम में इसका प्लेस का नाम पूछा जाता है ना, कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, दिल्ली से दूर कहाँ पे, ठट्टा नामक, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसका जो था, और कौन, फिरोज शाह तुगलक, इसके रक्त में इसका हिंदू और मुस्लिम, है ना, दोनों रक्त का क्या था, मिश्रण था, है ना। हिंदू और मुस्लिम रक्त का मिश्रण, मतलब इसकी जो माता जी थी वो थी हिंदू और इसके पिताजी जो थे वो क्या थे, मुस्लिम, है ना। ध्यान रखना, इसको जो रक्त में हिंदू मुस्लिम रक्त का क्या था, मिश्रण था। इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी इसके इंपोर्टेंट कोई युद्ध वगैरह नहीं है तो वो नहीं पूछा जाता है। तो इंपोर्टेंट आपको कार्य ध्यान रखना है। देखो इसने कौन कौन से कार्य करवाए। इसने सबसे पहले नगरकोट अभियान किया था। नगरकोट अभियान मतलब होता है कि जैसे कि ये किला है और किले के चारों तरफ क्या बनाना, दीवार बनाना, मतलब कोट बनाना, है ना। तो इसको बोलते हैं नगरकोट अभियान, है ना। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है नगरकोट अभियान किसके द्वारा करवाया गया था, तो किसके द्वारा, FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और इसने क्या कार्य करवाया था, इसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जिजिया कर लगाया था। ये ध्यान रखना, ये प्रथम मुसलमान, ना कौन सा, प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। ये ध्यान रखना, है ना। प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक है ना, जिसने क्या लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना। और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, दूसरा औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि आगे मुगल काल में जब आएगा तो वापस जजिया कर कौन लगाएगा, ब्राह्मणों पर औरंगजेब लगाएगा। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें और क्या काम करवाया इसने, 5 बड़ी नहरों का निर्माण, मतलब नहरों का निर्माण। देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके समय में हुआ था, किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसने और क्या कार्य करवाया, इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने के आदेश दिए थे। और जौनपुर नगर बसाया था। ये एग्जाम में इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है आपको कि जौनपुर नगर किसने बसाया था, तो किसने बनाया था, FST, है ना, फिरोज शाह तुगलक। और इसकी याद में, जूना खां की याद में ये इसने जौनपुर नगर बसाया था। फिरोज शाह कोटला दुर्ग, ये भी किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोजाबाद में जलगढ़ी का निर्माण करवाया था। ये चीज़ ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फिरोजाबाद में जलगढ़ी। देखो जहाँ पे भी फिरोज आ रहा है, ये सारे काम किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया। चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या काम करवाया गया, देखो इसने 2 विभाग बनाए थे। एक तो था दीवान ए खैरात और एक था कौन सा, दीवान ए बदगान, है ना। ये दोनों विभाग थे। तो दीवान ए खैरात, है ना, तो दीवान ए खैरात जो विभाग था ये था अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए। मतलब अगर प्रांत में, राज्य में कोई भी अगर अनाथ बच्चा होता था या फिर विधवा मुस्लिम महिला होती थी तो उसके लिए उसने विभाग बनाया था, कौन सा, दीवान ए खैरात, है ना। और इसने एक और विभाग बनाया था, कौन सा, दीवान ए बदगान, है ना। ये विभाग था दासों के लिए, मतलब जो दास होते थे। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दास जो थे, गुलाम जो थे, किसके समय में थे, फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, है ना। लगभग इसके समय में 1 लाख और लगभग 80,000 के, 88,000 के समथिंग इसके मतलब प्रांत में क्या थे, दास थे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो दासों के लिए स्पेशल कौन सा, दीवान ए बदगान, दोनों विभाग बनाए थे इसने। ये चीज़ ध्यान रखना। इसने सिक्के चलवाए थे कौन कौन से, अधा और बिक, है ना। अधा और बिक जो सिक्के थे ये थे चांदी और तांबे, है ना, दोनों के मिश्रित, मतलब दोनों को मिश्रण करके बनाया गया था। इसको बोलते थे अधा और बिक, है ना। ये सिक्कों का नाम ध्यान रखना, ये दोनों सिक्के जारी करवाए थे। इसके दरबार में था एक व्यक्ति कौन, बरनी। बरनी की 2 पुस्तकें हैं, ये इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है।
एक पुस्तक थी कौन सी, फतवा ए जहांदारी, और दूसरी पुस्तक थी कौन सी, तारीख ए फिरोज शाही, है ना। तो ये दोनों बुक इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो बर्नी की बुकें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। और लास्ट में एंडिंग में जाके इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखना इसने नहरों वगैरह का निर्माण करवाया था, नगर बसाया है। इस वजह से कहीं बुकों में आपको ये भी मिलेगा कि इसको क्या कहा जाता है, अकबर, है ना, सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी कहीं बार आपको मिल सकता है बुकों में। देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग फैक्ट मिल सकता है ना, ये भी हो सकता है, मतलब और यही है, मतलब कहीं जगह आपको अलग मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं, किसको, एफएसटी को, ये चीज़ ध्यान रखना। और लास्ट में जाके इसकी एक आत्मकथा है, फतुहात ए फिरोज शाही, है ना, फतुहात ए फिरोज शाही, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आत्मकथा इसने स्वयं लिखी है, और अभी तक के सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। और आत्मकथा का नाम क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही। और ये कितने 32 पेज की आत्मकथा थी, कितने 32 पेज की, और ये आत्मकथा इसने स्वयं लिखी है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, है ना। तो किसने लिखी थी, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। आत्मकथा का नाम पूछे तो क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में हो गया। बस ये इंपोर्टेंट एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ इंपोर्टेंट फैक्टर चीजें। देखो इसका राज्याभिषेक ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था, सट्टा में हुआ था। नगरकोट अभियान की, ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2-3 स्टार मार देना, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था ना, और प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, दूसरा औरंगजेब भी कहते हैं, क्योंकि इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आदेश दिए थे। आगे जाके औरंगजेब भी सेम यही काउंट करेगा, इस वजह से कहते हैं ना। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। दोनों एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपको, है ना। जौनपुर नगर बसाया था, और फिरोज शाह कोटला दुर्ग, और कौन सा, फिरोजाबाद के में जलगढ़ी का निर्माण करवाया था। ये तीनों नगर बसाए थे, ये चीज ध्यान रखना। 2 विभाग कौन से, दीवान ए खैरात और दीवान ए बदगाम। दीवान ए खैरात विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए, और दीवान ए बदगाम विभाग जो था किसके लिए, दासों के लिए था ना। और ये अधा और बिक 2 सिक्के चलवाए थे, कौन कौन से, तांबे और चांदी के दोनों के मिश्रित, इसको बोलते थे अधा और बिक। और इसके दरबार में था बर्नी। बर्नी की 2 बुकें हैं, फतवात ए जहांदारी और कौन सी, तारीख ए फिरोज शाही। ये दोनों बुकों के नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी आत्मकथा एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, है ना, क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक। और इसके आत्मकथा का नाम क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और लगभग तुगलक वंश जो भी है वो भी लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद एक छोटा सा, चलिए पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको ये सारा कुछ नॉलेज ध्यान में रहेगा। जल्दी से इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे चलते हैं। देखो जैसे कि एफएसटी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन, देखो बहुत सारे छोटे बड़े आएंगे, मतलब इसके बाद जो आएगा लगभग तुगलक वंश जो है लगभग पूरा समाप्त हो चुका है। अब जो आएगा कौन, नासिरुद्दीन मसूद शाह तुगलक। ये जो रहेगा तुगलक वंश का क्या रहेगा, अंतिम सुल्तान रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अंतिम, है ना। एग्जाम में पूछा सकता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, नासिरुद्दीन मसूद शाह तुगलक, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका समयकाल जो रहेगा 1394 से 1414 तक रहेगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो इससे पहले भी, मतलब एफएसटीसी के बाद और इससे पहले भी बहुत आए छोटे बड़े, पर उन्होंने कुछ काम नहीं करवाए, तो आए बैठे चाय पानी पी थोड़ी देर में चलते बने, है ना। उसके बाद तो नासिरुद्दीन मसूद शाह तुगलक बैठा, अंतिम सुल्तान था। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके समय में किसका, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि तैमूर लंग का आक्रमण किस तुगलक शासक के समय हुआ था, तो किसके समय में, नासिरुद्दीन मसूद शाह के समय में तैमूर लंग का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, है ना। जैसे कि अपना ये जो इंडिया वाला क्षेत्र है, और ये आपको पता ही है ना। तो ये जो नीचे वाला जो पश्चिमोत्तर जो भारत था अपना, तो यहाँ से आक्रमण हुआ था किसका, तैमूर लंग का। तो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी है ये आपको, है ना। तो दिल्ली की गद्दी है, तो यहाँ पे किसका, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तो यहाँ पे नासिरुद्दीन मसूद शाह जो था मारा गया, 6 इंच छोटा हो गया। और यहाँ पर जो यहाँ की सत्ता थी, ये किसने हथिया ली थी, ये किसने, तैमूर लंग ने, है ना। तो अगला जो शासक बनेगा तैमूर लंग नहीं बनेगा। इसका तैमूर लंग का जो सेनापति था उसका नाम भी ध्यान रखना है। इसका सेनापति था कौन, सेनापति था खिजर खान। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये क्या था, इसका सेनापति था, तैमूर लंग था, है ना। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और इसका सेनापति था तैमूर लंग का कौन, खिजर खान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब दिल्ली की गद्दी पर शासन हो गया किसका, तैमूर लंग का।
तो तैमूर लंग तो आया, थोड़े दिन तक रहा यहाँ पे, चाहे मतलब आराम से आराम किया थोड़े दिन, और यहाँ से वापस ये जो सारे क्षेत्र थे किसको, सेनापति खिजर खां को सौंप कर वापस भारत से चलते बना है ना। तो यहाँ पे अब सेनापति कौन बढ़ जाएगी, भारत की जितने भी दिल्ली की गद्दियाँ हैं यहाँ पे कौन बढ़ जाएगा, खिजर खां है ना। तो खिजर खां जो आया उसने कौन से वंश की स्थापना की, सैयद वंश की स्थापना की। तो सैयद वंश जो रहा टोटल कितने 1451 तक रहा, लगभग 37-38 साल शासन रहा। तो इसमें ध्यान रखना सैयद वंश में कोई भी इंपोर्टेंट नहीं ज़्यादा, केवल इसके संस्थापक और एंडिंग शासक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खां था, ये चीज़ ध्यान रखना। ये किसका सेनापति था, तैमूर लंग का है ना। तो देखो तैमूर लंग तो चला गया, पर ये जो क्षेत्र थे वो सारे किसको देखे चला गया, खिजर खां को है ना। तो ध्यान रखना सैयद वंश का संस्थापक पूछे तो कौन था, खिजर खां था। इसका एक पुत्र था कौन, मुबारक खां। इसकी मृत्यु के बाद मुबारक खां बड़े पेशा गद्दी पर है ना। और मुबारक खां के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी एक बुक है कौन सी, तारिक ए मुबारक है ना। कौन सी बुक है, तारिक ए मुबारक। इस बुक में किसके, सैयद वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है। जो सैयद वंश के बारे में जितने भी जानकारी हो किस बुक से मिलती है, तारिक ए मुबारक है ना। किसने लिखी थी, तो मुबारक खां ने लिखी थी है ना। वैसे नहीं पूछा जाता, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं, लोड नहीं लेना। उसके बाद लास्ट में और भी छोटे बड़े आए पर कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है। सबसे एंडिंग पूछा जाता है आपको कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह क्या था, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था ना। तो सैयद वंश में ज़्यादा कुछ है नहीं इंपोर्टेंट, आपको संस्थापक ध्यान रखना और एक अंतिम ध्यान रखना है ना, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। और ये आपका तुगलक वंश यहाँ पे समाप्त हो गया, उसके बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश भी समाप्त हो गया ना। अब आया आपको पता है कि अब कौन आएगा, लोधी वंश है ना। तो लोधी वंश पढ़ते हैं अपन अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और जो कोई नया पर्सन जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना है ना। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि सर किस शासक का दोनों में मिक्स हो रहा है ना, मतलब एमबीटी का फर्स्ट में मिक्स हो रहा है कि सर कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप वीडियो को एक या फिर 2-3 बार देख लोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएगी है ना। तो कोशिश किया कीजिए है ना। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, लगभग आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो बनता है, तो 1-2 बार देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जानी है ना। और इसके बाद 1 या फिर 2 वीडियो और बनाएंगे, आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत क्या हो जानी है, कंप्लीट हो जानी है ना। तो ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना। एक छोटा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास ये नोट्स बन जाएगा, नोटपैड कॉपी साथ में रखना ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।